शहर की भागदौड़ भरी जिंदगी में आर्यन एक ऐसी मशीन बन चुका था जिसे सिर्फ नंबर और टारगेट समझ आते थे। एक प्राइवेट फाइनेंस कंपनी में रिकवरी एजेंट के तौर पे उसका खौफ था। उसके लिए ग्राहक सिर्फ एक लोन अकाउंट नंबर थे। एक सोमवार की सुबह उसके बॉस ने उसे एक फाइल थमाई और कहा, आर्यन, ये केस पिछले 8 महीनों से अटका है। शारदा देवी इन्होंने एक बड़ी LED टीवी और वॉशिंग मशीन ली थी। अब न फोन उठाती हैं, न किश्त दे रही हैं। आज सामान उठाकर ले आओ। आर्यन अपनी बाइक उठाकर शहर के उस पुराने हिस्से में पहुंचा जहां ऊंची इमारतों की जगह पुरानी ईंटों के छोटे मकान थे। शारदा देवी का घर गली के आखिरी छोर पर था। घर का दरवाजा पुराना था, जिस पर लगी नेम प्लेट की लिखावट आधी मिट चुकी थी। आर्यन ने गुस्से में जोर जोर से दरवाजा पीटा। कुछ देर बाद एक दुबली पतली बुजुर्ग महिला ने दरवाजा खोला। सफेद साड़ी, आंखों पर मोटा चश्मा और चेहरे पर झुर्रियों का जाल, लेकिन उनकी आंखों में एक अजीब सी सौम्यता थी। जी बेटा, क्या चाहिए? उन्होंने धीमी आवाज में पूछा। आर्यन ने बिना किसी औपचारिकता के फाइल निकाली। शारदा देवी, मैं फाइनेंस कंपनी से हूँ। 8 महीने की किश्त बकाया है। अगर आज पैसे नहीं मिले तो हमें सामान जब्त करना होगा। शारदा जी के चेहरे पर एक फीकी मुस्कान आई, जो शायद दर्द को छिपाने की कोशिश थी। उन्होंने कहा, अंदर आ जाओ बेटा, बाहर बहुत धूप है, तुम पसीने से तर हो रहे हो। मैं अभी हिसाब देखती हूँ। आर्यन बड़बड़ाते हुए अंदर सोफे पर बैठ गया। घर बहुत साफ था, पर वहाँ एक अजीब सी खामोशी थी। दीवार पर एक जवान लड़के की तस्वीर थी, जिसके आगे एक छोटा सा दिया जल रहा था। आर्यन समझ गया कि ये उनका बेटा रहा होगा। शारदा जी अंदर गईं और काफी देर तक बाहर नहीं आईं। आर्यन का धैर्य जवाब दे रहा था। तभी वो एक पुरानी ट्रे में कांच के 2 गिलास लेकर आईं। एक में पानी था और दूसरे में पीला सा शरबत। बेटा, पहले ये शरबत पी लो, फिर बात करते हैं। उन्होंने गिलास आर्यन की तरफ बढ़ाया। आर्यन ने झल्लाहट में गिलास उठाया, पर उसकी नजर गिलास के अंदर गई। शरबत में चीनी के दाने ठीक से घुले नहीं थे और ऊपर एक छोटा सा काला तिनका या शायद कोई बारीक कचरा तैर रहा था। आर्यन को घिन आने लगी। उसने सोचा, एक तो पैसे नहीं दे रही हैं, ऊपर से इतना गंदा शरबत। वह चिल्लाने ही वाला था कि तभी उसकी नजर शारदा जी के हाथों पर पड़ी। उनके हाथ कांप रहे थे। वो बार बार अपने चश्मे को साफ करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन धुंधली आंखों के कारण उन्हें शायद गिलास की गंदगी दिखी ही नहीं थी। तभी शारदा जी बोली, बेटा, मेरा बेटा भी तुम्हारी तरह ही जिद्दी था। काम से घर लौटता तो बिना शरबत पिए बात नहीं करता था। अब वो नहीं है तो सब कुछ बिखर गया। वह बीमार पड़ा, सारा जमा पूंजी उसके इलाज में चली गई, फिर भी उसे बचा नहीं पाई। यह टीवी और मशीन उसी ने ली थी। उसकी आखिरी निशानी है मेरे पास। आर्यन का गुस्सा बर्फ की तरह पिघलने लगा। उसने देखा कि वो बुजुर्ग महिला अपनी कांपती उंगलियों से अलमारी से एक पुरानी सोने की चेन निकाल रही थी। बेटा, ये मेरे पास आखिरी चीज बची है, इसे ले जाओ, पर उसकी निशानी, टीवी मत ले जाना। मैं और कुछ नहीं मांगूंगी। आर्यन को अपनी कठोरता पर शर्म महसूस होने लगी। उसे लगा कि वो कितना छोटा इंसान है जो एक तिनके को देख रहा था, जबकि सामने वाली महिला अपना सब कुछ लुटाने को तैयार थी। उसने चुपचाप अपनी उंगली से उस तिनके को बाहर फेंका और एक ही घूंट में वो आधा घुला हुआ शरबत पी लिया। अम्मा, ये शरबत बहुत अच्छा है, आर्यन ने कहा। उसकी आवाज अब नरम पड़ चुकी थी। बेटा, पैसे? अम्मा ने चेन आगे बढ़ाई। आर्यन ने चैन को वापस उनकी हथेली पर रख दिया और अपनी जेब से पेन निकालकर फाइल पर एक बड़ा सा कैंसिल का मार्क लगा दिया। अम्मा, कंपनी के रिकॉर्ड में गलती थी। आपका बेटा जाते जाते बीमा करवा गया था। आपकी सारी किश्तें उसी से चुकता हो गई हैं। अब कोई आपको परेशान नहीं करेगा। जब आर्यन घर से बाहर निकला तो उसकी जेब खाली थी, क्योंकि उसने अपनी जमा पूंजी से अम्मा की किश्तें भरने का फैसला कर लिया था। लेकिन उसका मन आज बहुत हल्का था। उसे समझ आ गया था कि जिंदगी सिर्फ वसूली और मुनाफे का नाम नहीं है। कभी कभी दूध में गिरी मक्खी या शरबत में पड़ा तिनका नजरअंदाज करना पड़ता है, ताकि किसी का मान बना रहे। शाम को जब बॉस ने पूछा कि क्या हुआ, तो आर्यन ने बस इतना कहा, सर, वहाँ कोई कर्जदार नहीं था, बस एक माँ थी। क्या आप